नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस सांकेतिक भाषा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में दोपहर 3 बजे तक 78.77% से अधिक मतदान। कूच बिहार, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, झारग्राम में बम्पर वोटिंग। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच मतदान जारी। तमिलनाडु में नई सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर लगी भारी भीड़। दोपहर 3 बजे तक 70% से अधिक मतदान। दिग्गजों ने भी किया अपने मताधिकार का प्रयोग। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए तेज हुआ प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णा नगर और मथुरापुरा में ममता सरकार को घेरा। कहा, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जाना तय। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए 10 गारंटी का ऐलान किया। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता। संयुक्त सचिव पेट्रोलियम सुजाता शर्मा ने कहा, देश में घरेलू ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। शिपिंग मंत्रालय ने बताया, युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 10 जहाज सुरक्षित भारत पहुंचे। और आईपैक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का रखा पक्ष। कहा, पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों के काम में बाधा डालना एक पैटर्न बन चुका। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में दोपहर 3 बजे तक बम्पर मतदान देखने को मिला है। दोपहर 3 बजे तक 78.77% से अधिक वोटिंग हुई है। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, झारग्राम, बांकुरा में लगभग 80% मतदान हुआ है। साफ है कि बंगाल में मतदाताओं में भारी उत्साह है। सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कतारों में खड़े हैं। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में ही बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम समेत खड़गपुर, पुरुलिया, बांकुरा और झारग्राम जैसे हॉट स्पॉट्स पर कड़ा मुकाबला है। मुख्य लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखी जा रही है, जबकि वामपंथी दल और कांग्रेस भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मतदान शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है। संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बीच मतदान केंद्रों के सामने आ रही तस्वीरें दिल को छू लेने वाली हैं। तैनात सुरक्षाकर्मी सिर्फ ड्यूटी ही नहीं निभा रहे, बल्कि जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का भी उदाहरण पेश कर रहे हैं। कहीं बुजुर्ग मतदाताओं को सहारा देकर बूथ तक पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं महिलाओं और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के साथ मदद दी जा रही है। पहली बार वोट देने आए युवाओं को पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही है, ताकि उनका पहला अनुभव सहज और यादगार बने। ये तस्वीरें सिर्फ मतदान ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की खूबसूरती और मानवीय संवेदना की भी झलक दिखाती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने मतदान केंद्र का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टीएमसी नेता शेख शहाबुद्दीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि वे गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। चुनाव के इस अहम चरण में नंदीग्राम एक बार फिर सियासी मुकाबले का केंद्र बन गया है। पश्चिम बंगाल के तूफानगंज के बारोकदली इलाके में मतदान के दौरान तनाव की खबर सामने आई। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश की, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया।
पुलिस ने वहां मौजूद टीएमसी समर्थकों की भीड़ को खदेड़ा और मतदान प्रक्रिया को सामान्य करने की कोशिश की। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बीच राज्य के कुछ स्थानों पर राजनीतिक रंजिश भी देखने को मिल रही है। बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। अग्निमित्रा की गाड़ी पर ईंट पत्थरों से हमला किया गया। अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर यह हमला आसनसोल दक्षिण के हीरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगाया है। हालांकि हमले की खबर मिलते ही क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंच गई। हमले के बाद अग्निमित्रा ने हीरापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मथुरापुरा में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकने का यही समय है, सही समय है। पहले चरण के भारी मतदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में मतदान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि इस चुनाव में टीएमसी का भय हारेगा, भाजपा का भरोसा जीतेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल की नारी शक्ति परिवर्तन का नेतृत्व कर रही है। मैं साफ देख रहा हूं, बंगाल में इस बार परिवर्तन की कमाल बंगाल की बहनों ने ही संभाल रखी है, क्योंकि निर्मम सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई शिकार रही है तो ये हमारी महिलाएं रही है, हमारी बेटियां रही है। आए दिन बलात्कार, आरजीकर और संदेश खाली जैसी घटनाएं बलात्कारियों और गुंडों को टीएमसी का खुला संरक्षण हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से परेशान किया गया है, ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बंगाल की एक एक बेटी वो कभी नहीं भूल सकती। प्रधानमंत्री ने बंगाल की ममता सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। साथ ही ममता सरकार पर जनहित को नजरअंदाज करने का भी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। बंगाल ने 3 दशक तक लेप वालों का कुशासन सहा था, इसलिए बंगाल की जनता ने टीएमसी को मौका दिया, लेप वालों को हटाया। एक बार नहीं, 3-3 बार। लेकिन भाइयों बहनों, 15 साल में टीएमसी ने बंगाल को क्या दिया? केवल झूठे वादे और धोखा। बाढ़ से निपटने के लिए टीएमसी ने घाटल मास्टर प्लान लाने का वादा किया था। क्या मिला? धोखा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा हुई थी। क्या मिला? धोखा। टीएमसी ने 2000 बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बात कही थी। क्या मिला? धोखा। 4 मई की मतगणना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे टीएमसी की एक्सपायरी डेट बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल से तृणमूल की विदाई तय है। राशन लेना हो तो भी कटमनी देनी पड़ती है। यहां तक कि खेत में किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन मथुरापुर मंडी में
टीएमसी का सिंडिकेट बैठा है, वहां उसको कटमनी देनी पड़ती है। भाइयों बहनों, 15 साल के इस सिंडिकेट सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो एक्सपायरी डेट आप लिख करके रखिए, वो तारीख है 4 मई। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी दल अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बालागढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 4 मई के बाद बंगाल से टीएमसी साफ हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर यहां उनका एक भव्य स्मारक निर्माण होगा। 5 तारीख को दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। इसी जिले में आशुतोष मुखर्जी का मकान है, घर है। भाजपा सरकार बनने के बाद 15 करोड़ खर्च कर आशुतोष जी और श्यामा प्रसाद जी का भव्य स्मारक बालागढ़ में बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने घुसपैठिए के मुद्दे पर भी ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार आने पर चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। घुसपैठिए हमारे बंगाल के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, गरीबों का राशन खा रहे हैं और देश को असुरक्षित करने का काम करती है। 5 तारीख के बाद बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा। ये भाजपा का वादा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा सांसद सौमित्र खान ने एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि जनता निश्चिंत होकर मतदान कर रही है और प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। बहुत निश्चिंत रूप से वोट दे रहा है, इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर को मेनी थैंक्स। शांतिपूर्ण और अच्छे से वोट हो रहा है। आप लोग जाइए, वोट दीजिए, निश्चित रूप से वोट दीजिए, कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है। प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक करीब 70% वोटिंग दर्ज की गई, जो अच्छी वोटिंग का संकेत माना जा रहा है। चेन्नई के अलवरपेट स्कूल में अभिनेता और मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हासन ने अपनी बेटी श्रुति हासन के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्ना बलाई ने कोयम्बटूर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और कहा कि जनता बदलाव के लिए तैयार है। टीवी के प्रमुख विजय ने भी चेन्नई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
तमिलनाडु के सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक तमिलनाडु में 70% तक वोटिंग दर्ज की गई है। लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रदेश के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आईपैक के दफ्तर पर ईडी के छापे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तमिलनाडु में सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें दिख रही हैं। आम लोगों के साथ नेता और सितारे भी वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु के बोदिनायकनूर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार ओ पनीरसेल्वम ने साउथ कार स्ट्रीट में अपना वोट डाला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथुर से डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन ने भी चेन्नई में मतदान किया और लोगों से वोट डालने की अपील की। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के मतदान केंद्र पर वोटिंग की। चेन्नई में डीएमके सांसद कनिमोई ने भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि ये लोग अपने भविष्य, अपने राज्य के भविष्य के लिए मतदान करें। मैं लोगों से यही कहूंगी कि अपने भविष्य, अपने राज्य के भविष्य के बारे में सोचें। कोई भी सरकार यह चाहेगी कि मतदाताओं के लिए सुविधा हो जिससे वे आकर वोट कर पाएं। मैं बहुत आश्वस्त हूं कि डीएमके बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और हमारी सरकार एक बार फिर से बनेगी। चेन्नई में एक्टर अजीत कुमार और टीवी के चीफ विजय वोट डालने पहुंचे। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे बूथ के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राशिदाओं के साथ फिल्मी सितारे भी मतदान में आगे रहे। अभिनेता धनुष ने चेन्नई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने भी चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज के बूथ नंबर 237 पर अपना वोट डाला। इस दौरान रजनीकांत को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं टी नगर में अभिनेता प्रभु और विक्रम प्रभु ने ठक्कर बापा विद्यालय में अपना वोट डाला। इसके साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने चेन्नई में मतदान किया। मतदान के बाद अश्विन ने कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, सबको इस पर्व में हिस्सा लेना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैंने यहाँ आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बाकी सबको भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि जो भी सत्ता में आएंगे वे तमिलनाडु की स्थिति को बदलेंगे। तमिलनाडु में इस बार कांटे की टक्कर है। इस बार जनता किसे सत्ता में बिठाएगी और किसे विपक्ष का रास्ता दिखाएगी, ये तो 4 मई को पता चल पाएगा। चेन्नई से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। आईपैक के दफ्तर पर ईडी के छापे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत ईडी की याचिका पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि ईडी के अधिकारी भी नागरिक हैं और अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत जा सकते हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि ईडी 2700 करोड़ रुपए के कथित कोयला तस्करी घोटाले की जांच कर रही थी और इसी सिलसिले में 1 जनवरी को 10 जगहों पर छापेमारी की गई। इनमें एक स्थान प्रतीक जैन से जुड़ा था, जहां तलाशी के दौरान पुलिस पहुंच गई और कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई। ईडी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने न सिर्फ कार्रवाई में बाधा डाली, बल्कि अधिकारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। साथ ही आईपीएसी दफ्तर में मौजूद दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सीसीटीवी स्टोरेज भी अपने कब्जे में ले लिए गए। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि पहले हाई कोर्ट जाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां उचित माहौल नहीं था। उन्होंने 2019 के चिट फंड मामले का हवाला देते हुए कहा कि जांच एजेंसियों के काम में बाधा डालना एक पैटर्न बन चुका है। वहीं डीजीपी की मौजूदगी पर सरकार ने कहा कि वह मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए वहां थे। पश्चिमी एशिया में चल रही अस्थिरता का असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी तैयारी में है। अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में संयुक्त सचिव पेट्रोलियम मंत्रालय सुजाता शर्मा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि देश में घरेलू ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सुचारू रूप से जारी है। घरेलू एलपीजी की उपलब्धता स्थिर है और लगभग 94% डोमेस्टिक उपलब्धता डीएसी बनी हुई है, जबकि कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता करीब 70% के आसपास है। 1 अप्रैल से अब तक 5 किलोग्राम वाले लगभग 17 लाख सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। इसके अलावा मार्च से अब तक
करीब 5,18,000 नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं और सरकार ने इन पर 10 रुपये तक की सब्सिडी बढ़ाई है। शिपिंग मंत्रालय के अपर सचिव हमारे जो भी इंपोर्ट उस एरिया से उस रीजन से हो रहे थे दे आर अफेक्टेड, बट जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, भारत सरकार का ये प्रयत्न रहा है कि देश के लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे डोमेस्टिक घरेलू एलपीजी सप्लाईज नॉर्मल हैं। कल भी 52 लाख से अधिक घरों को एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई की गई है। बुकिंग पहले से अब कम हुई है, लगभग 44 से 45 लाख के करीब प्रति रोज बुकिंग हो रही हैं। और जो हमारा डीएसी या डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड है, उसके साथ लगभग 94% डिलीवरी की जा रही है। इसका महत्व ये है कि इससे डाइवर्जन को रोकने में काफ़ी मदद मिल रही है। कमर्शियल एलपीजी 70% पर है। शिपिंग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि किसी भी भारतीय या अन्य जहाज पर कोई हमला नहीं हुआ और समुद्री क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है। युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 10 जहाज भारत पहुंचे हैं, जिनमें 9 एलपीजी और 1 क्रूड ऑयल का जहाज शामिल है। 24 hours, there were certain incidents of firing on the foreign flagged vessels. None of the Indian seafarers have been, injured in the firing on those foreign flagged vessels. Therefore, all the Indian seafarers in the region are safe. अंतर मंत्रालय की प्रेस वार्ता में गल्फ मामलों के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि हवाई सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं। आज लगभग 110 उड़ानें संचालित हो रही हैं। कतर एयरवेज से भी उड़ानें जारी हैं और बहरीन और भारत के बीच हवाई यात्रा लगातार बिना किसी रुकावट के चल रही है। भारत सरकार पश्चिम एशिया के सभी देशों के साथ लगातार बातचीत कर रही है और एडवाइजरी भी जारी की गई है। Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Updated advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ऋषिकेश में आज छठा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 386 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की। समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 13 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक दिए गए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को 21 सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, 5 सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन तथा 13 सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर भी प्रदान किए जाएंगे। समारोह के कुल 23 पदक प्रदान किए जाएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।